क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हम्म। इसके बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में। हाँ, आ जाओ। अब हम सेफ्टी डिवाइस देखते हैं। पहली डिवाइस है हमारा जिसका नाम है फ्यूज। ठीक है। फ्यूज सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये काहे के लिए उपयोग किया जाता है? सुरक्षा के लिए। सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है। सुरक्षा उपकरण है। यदि करंट का मान ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी ये दो केस में सुरक्षा करता है, या तो शॉर्ट सर्किट हो, या तो क्या हो, ओवरलोड हो। क्या हो? ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो। तो दो केस में सुरक्षा करता है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जैसे ये फेस है हमारा, ये न्यूट्रल है। ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएं बिना किसी लोड के, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। इस केस में करंट का मान जो है, आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ये हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट करंट होना चाह रही, इस वजह से ये फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है। फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा इससे। ठीक है, जिसको हम फ्यूज ब्लोन कहते हैं। ठीक है। ये किस पे काम करता है? ये खुद गल जाता है। ठीक है। पिघल कर सर्किट को क्या करता है? बचाता है। ठीक है। ये क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ठीक है। जैसे ही करंट का मान ज़्यादा हुआ तो फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। ठीक है। फ्यूज को हमेशा हम किस पे लगाते हैं? फेस वाले तार पे। ठीक है। कहाँ पर लगाया जाता है हमेशा? फेस वाले तार पे। जो फेस है ना, इसके सीरीज पे हम यहाँ पर फ्यूज लगा देंगे। ये, तो अगर करंट का मान ज़्यादा हुआ, ये फ्यूज लगाएं तो यहाँ पे करंट का ज़्यादा मान होगा तो ये पिघल जाएगा। पिघल हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो फ्यूज हमेशा चेक करना कहाँ लगाया जाएगा? फेस वाले तार के सीरीज पे। ठीक है। अगर टीपीआईसी या डीपीआईसी स्विच नहीं है तो फिर फेस वाले के सीरीज पे हमेशा लगाया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूज की रेटिंग जो है करंट के आधार पर होती है। ठीक है। फ्यूज की रेटिंग किस आधार पे होती है? करंट के आधार पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्यूज की रेटिंग काहे में होती है? करंट पे। और करंट की इकाई क्या होती है? अरे करंट की इकाई क्या होती है गुलाम होती है, वाट होती है। वाह। है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर होती है तो फ्यूज की रेटिंग भी काहे में होगी? एम्पियर में। फ्यूज की रेटिंग कितने एम्पियर का फ्यूज लगाना है, उस आधार पर हम फ्यूज लगाएंगे। ठीक है। कि कितने करंट रेटिंग का फ्यूज लगाओगे, ठीक है, तो किस में लिया जाएगा वो? एम्पियर में, कि कितने एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है। 10 एम्पियर का है, 20 एम्पियर का है, मार्केट में हम लेने जाएंगे तो यही बोलेंगे कि इतने एम्पियर का फ्यूज दे दो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज की। ठीक है। तो करंट रेटिंग इंपॉर्टेंट, ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे पूछता है कोई कि बताओ करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज की, तो वह करंट जो फ्यूज सेफ लेवल पे सह सकता है, सेफली उससे करंट जा सकता है कि फ्यूज हीट ना हो। ठीक है। देखो, अधिकतम करंट, मैक्सिमम करंट जिसे फ्यूज बिना ज़्यादा गर्म हुए, हल्का फुल्का गर्म तो होगा ही, बिना ज़्यादा गर्म हुए सह सकता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? फ्यूज की रेटिंग काहे में होती है? एम्पियर में। ठीक है। दूसरा, पहला वाला समझ में आ गया सबको? करंट रेटिंग क्या होती है? जिस पर फ्यूज क्या ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो और उसका सह सके, उसको क्या कहेंगे हम? उसकी करंट रेटिंग। ठीक है। दूसरा है फ्यूजिंग करंट, जिस पर फ्यूज क्या हो जाए? पिघल जाए। फ्यूज जिस पर क्या हो जाए? पिघल जाए, उसको क्या कहा जाता है? फ्यूजिंग करंट कहा जाता है। करंट का लेवल जहां पर फ्यूज क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूजिंग करंट। ठीक है। फ्यूजिंग करंट क्या होता है? जिस पर फ्यूज क्या हो जाए? पिघल जाए। समझ में आई बात? उसके बाद क्या होता है? रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है। थर्ड नंबर पे है रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है। जैसे फ्यूज उड़ता है तो स्पार्किंग होती है। ठीक है। फ्यूज उड़ेगा तो क्या होगी? स्पार्किंग होगी। तो बिना स्पार्किंग हुए, स्पार्किंग ना हो,
तो वो कितने करंट को रप्चर कह सकता है, मतलब अलग कर सकता है। ठीक है, एबिलिटी टू ओपन द फॉल्ट सर्किट विदाउट आर्किंग। आर्किंग का मतलब होता है बिना स्पार्किंग के या बिना डैमेज हुए कितने करंट को क्या कर सकता है वो ओपन कर सकता है। ठीक है, बिना किसी बड़ी स्पार्किंग, हल्की फुल्की स्पार्किंग तो होगी, ये छत के सर्किट को खोलने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, कि कितना रप्चर कर सकता है बिना वो स्पार्किंग किए। ठीक है, जैसे किसी की रप्चरिंग कैपेसिटी 2000 से 3000 तक है, तो यानी वो 2000-3000 का एम्पियर का करंट वो नॉर्मली रप्चर कर सकता है। ठीक है, 2 से 3000 का करंट नॉर्मली रप्चर कह सकता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पैरेललिंग फैक्टर। पैरेललिंग फैक्टर इसका उपयोग काहे किया जाता है, जैसे हमारे पास कई सारे वायर के स्ट्रैंड्स हैं, तो उन स्ट्रैंड्स को जब हम पैरेलल में लगते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पैरेललिंग फैक्टर, समांतर में कनेक्ट करना। ठीक है, जब हम छोटे छोटे वायर को किस में कनेक्ट करते हैं, समांतर में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो पैरेललिंग फैक्टर कहलाता है। इसको 0.8 से 0.7 के बीच में लिया जाता है। ठीक है, ये नहीं भी ध्यान रखो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये तीन चीज़ें ध्यान रखना, एक तो रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है, बिना मतलब स्पार्किंग किए बिना डैमेज हुए कितने करंट को अलग कर सकता है, कितने फॉल्ट करंट को अलग कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम फ्यूज का एक फैक्टर होता है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर का होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई करंट रेटिंग। ठीक है, अब फ्यूजिंग करंट क्या होता है, जिस पर फ्यूज क्या होता है, पिघल जाता है। फ्यूजिंग करंट क्या होता है, जिस पर फ्यूज पिघल जाता है, उसको कहते हैं हम फ्यूजिंग करंट। ठीक है, फ्यूजिंग करंट कौन सा है, जिस पर फ्यूज क्या हो जाए, पिघल जाए। अगर ये पिघल रहा है इसका मतलब क्या है, फ्यूज पिघल गया मतलब फ्यूजिंग करंट है। ठीक है, मिनिमम करंट, मिनिमम करंट जिस पे फ्यूज पिघल जाए। अधिकतम में तो फ्यूज फ्यूज वैसे ही पिघल जाएगा, लेकिन न्यूनतम करंट जिस पर फ्यूज क्या हो जाए, पिघल जाए, उसको क्या कहेंगे हम, उसका फ्यूजिंग करंट। मिनिमम फ्यूजिंग करंट जिस पर फ्यूज क्या हो रहा है, पिघल रहा है। और ये करंट रेटिंग क्या है, जितना सेफ करंट सह सकता है बिना अधिक गर्म हुए। ठीक है, बिना अधिक गर्म हुए जो करंट सह सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। जैसे हमारे पास एक फ्यूज लगा है, वो गर्म नहीं हो रहा है ज्यादा। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट होता है, अधिकतम कितना करंट सह सकता है बिना गर्म हुए। अगर गर्म हो रहा है तो फिर दिक्कत है, तो बिना गर्म हुए अधिकतम कितना करंट सह सकता है फ्यूज, बिना गर्म हुए, बिना गर्म हुए अधिकतम कितना करंट सह सकता है। ठीक है, बिना गर्म हुए कितना अधिकतम करंट सह सकता है उसको क्या कहा जाता है, करंट रेटिंग। तो कौन सा मान ज्यादा होगा, मिनिमम करंट फ्यूजिंग करंट ज्यादा होगा कि करंट रेटिंग ज्यादा होगा, फ्यूजिंग करंट ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर पिघल जा रहा है, तो ज्यादा करंट पे पिघलेगा। ठीक है, इस पे नहीं पिघल रहा है, इस पे गर्म भी नहीं हो रहा ज्यादा। ठीक है, ये वो करंट है जिसमें गर्म भी नहीं हो रहा ज्यादा फ्यूज हमारा। ठीक है, तो कौन सा करंट ज्यादा होगा, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। तो इसके जो फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है 1.4 से 1.7 के लिए होता है, कौन से फ्यूज के लिए, रिवायरेबल फ्यूज के लिए। हमने बात की थी ना, रिवायरेबल फ्यूज जो होता है किटकैट फ्यूज। ठीक है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.4 से 1.7 के बीच। उसके बाद आता है HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का कितना होता है, 1.1 होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि बताओ HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। ठीक है, अब HRC का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि HRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HRC का मतलब होता है हाई रप्चरिंग, अभी आगे आएगा तो हम देखेंगे। हाई रप्चरिंग यानी ज्यादा वैल्यू के करंट को रप्चर कर सकता है। रप्चरिंग समझ में आ गया क्या है, रप्चरिंग का मतलब क्या है, बिना स्पार्किंग के या बिना डैमेज हुए फॉल्टी सर्किट को, कितने फॉल्टी सर्किट को खोल सकता है। एक होता है किटकैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, उसमें फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो HRC फ्यूज होता है ना, उसमें जो फ्यूज होता है कुछ देर तक सस्टेन करके रखता है। ठीक है, और कई बार वो ओपन कर देता है सर्किट को। ठीक है, फिर दोबारा क्लोज कर देता है। ठीक है, ये सुविधा भी होती है कुछ फ्यूज में। ठीक है, अब ये देखो, ये है हमारा
हम पढ़ चुके थे, कौन सा फ्यूज है ये, किटकैट फ्यूज है, रिवायरेबल फ्यूज है। इसकी कैपेसिटी कितना होती है, 200 एम्पियर तक। ठीक है, कितने तक होती है इसकी कैपेसिटी, 200 एम्पियर तक। और यहाँ पर तार लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर तार लगाया जाता है। तो ये फ्यूज का क्या है, बेस है, फ्यूज का बेस है। और ये फ्यूज का क्या है, कैरियर। फ्यूज का क्या है ये, कैरियर। ठीक है, इसमें कौन सा तार लगाया जाता है, तो इसमें जो पदार्थ उपयोग किए जाते हैं ये 200 एम्पियर तक के आते हैं। इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 200 एम्पियर। इसमें किसका यूज किया जाता है, कॉपर का, टिंड कॉपर का। ठीक है, टिंड के कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। लेड टीन का एलॉय उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूज में ज्यादातर ऑप्शन ये लगाना, लेड प्लस टीन, लेड प्लस टीन का, लेड और टीन का मिश्र धातु, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या कभी कभी हम एल्युमिनियम का भी बांध देते हैं इस पर। ठीक है, एल्युमिनियम का तार भी हम इस पे बांध सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो कौन सा लगाओगे, लेड और टीन। ठीक है, लेड और टीन। हाँ, ये पोर्सलिन का रहता है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जैसे इसको यहाँ वो करोगे ना अंदर इसके, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही जाएगा ये, तो ये करंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, किसके थ्रू, ऐसे। ठीक है, बाकी ये पोर्सलिन का ही बनाया जाता है। तो करंट कहाँ से चला जाएगा, इसके अंदर से होके यहाँ से। अभी देखो दोनों कॉन्टेक्ट अलग हैं, अब हम इसमें वायर जोड़ के रखेंगे तो दोनों के बीच में गैप है ना। जैसे ही हम इसको मिलाएंगे, इस पे टच करेंगे, तो करंट पास होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके दोष क्या हैं, इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है, देख रहे हो उसमें जंग लग रही। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है, इसकी सतह पर ऑक्सीजन रिएक्ट करके अपनी एक लेयर बना सकती है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण होता है, इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, यानी कि बहुत कम करंट पे ही ये स्पार्किंग दे देता है। ठीक है, बिना स्पार्किंग दिए कितने सर्किट को अलग कर रहा है, फ्यूज उड़ जाए बिना स्पार्क की, तो उसकी क्या कहलाती है, रप्चरिंग कैपेसिटी। इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, गति भी धीमा होता है। ठीक है, गलत रेटिंग का मानवीय जोखिम होता है। इसका मतलब ये है कि इंसान गलत रेटिंग का फ्यूज बांध सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्यूज बांधते वक्त उसको नहीं पता ना कितने एम्पियर का मैं बांध रहा हूँ, ठीक, अंदाज से बांध देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का दिक्कत है कि हम अंदाज से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इतनी कैपेसिटी का बन जाए कि मोटर पहले उड़ जाए, फ्यूज उड़े ही नहीं। ठीक है, इतना मोटा भी बांध सकता है इंसान। एक दो बार परेशान हुआ, बोले बार बार उड़ रहा है, थोड़ा मोटा बांध देता हूँ। फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपके इसमें ओवरलोड है या शॉर्ट सर्किट की दिक्कत है ना। उसमें हमने इतना मोटा फ्यूज बांध दिया कि फ्यूज उड़ा ही नहीं। फ्यूज सर्किट का सबसे कमजोर भाग होता है, तो पता चला फ्यूज नहीं उड़ा, सर्किट उड़ गया। ठीक है, फ्यूज काहे के लिए है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, फ्यूज किसके लिए, सुरक्षा के लिए है। लेकिन अगर हमने उसको इतना मोटा बांध दिया तो उड़ ही नहीं रहा है, तो क्या सुरक्षा करेगा। ठीक है, अगर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 2 किलो एम्पियर के ज़्यादा है, 2 किलो एम्पियर से ज़्यादा करंट शॉर्ट सर्किट करंट है, तो फिर हम रिवायरेबल फ्यूज का उपयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे 16 एम्पियर का हमारा सर्किट है, लेकिन उसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट है अगर 2 किलो एम्पियर है 16 एम्पियर के सर्किट में, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि शॉर्ट सर्किट करंट की 2 किलो एम्पियर का है, हुँ? हमें उसका करंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम ऐसे अंदाज तो नहीं लगा सकते कि 2 किलो एम्पियर का कितने का है। ठीक है, तो 16 एम्पियर तो उसकी रेटिंग हो गई जो गिवन रहेगी। ये देखो, ये है कार्ट्रिज फ्यूज, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये इसका देखो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें करंट इसके अंदर से जाएगा, ये यहाँ से अंदर से जाएगा। अंदर एक वायर दिख रहा है,
ठीक है। ये काय का होता है? लेड प्लस टीन का मिश्र धातु होता है। लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है। जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज था उसमें दिक्कत क्या थी? उसका ऑक्सीकरण हो रहा था। ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया? एक ग्लास की इनवलप के अंदर बना दिया, तो अब इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है। तो डिजाइन टू ओवरकम द रिवायरेबल फ्यूज डिसएडवांटेज, जो रिवायरेबल फ्यूज की कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये डिजाइन किया गया था। इसमें एलिमेंट जो होता है, फ्यूज होता है, उसको सील कर दिया जाता है एयर टाइट चेम्बर पे। ठीक है। एयर टाइट चेम्बर मतलब इसके एयर अंदर एयर एंटर नहीं करेगी। तो इसके अंदर हमने कर दिया क्योंकि उसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। इसका ऑक्सीकरण वाली समस्या समाप्त हो गई। ठीक है। ये फ्यूज उड़ेगा ना तो स्पार्किंग नहीं आएगी बाहर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर स्पार्किंग कहाँ होती, पता नहीं चलता हमारे घर में फ्यूज उड़ जाता है तो, है ना? ऐसा है ना? नहीं है? कुछ लगता ही नहीं है। कहानी चल रही, खत्म, फिर कहानी खत्म। ये वाली कहानी है। फ्यूज हमारे घर में उड़ता है तो स्पार्किंग नहीं होती है? देखा है? पता नहीं चलता। ठीक है। देखो, जब हमारे घर में बहुत कम लोड है, बहुत कम लोड होता है, जैसे कोई गैस इंडस्ट्री है, वहां पर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहां पर जो फ्यूज उड़ेगा, अगर वो स्पार्किंग होती है, गैस या पेट्रोल इंडस्ट्री है, वहां पर स्पार्किंग थोड़ी सी भी हुई तो पूरी इंडस्ट्री उड़ जाएगी। ठीक है। तो वहां पर स्पार्किंग को रोका जाता है। ठीक है। उसके लिए क्या कर दो? इसको एयर टाइट कर दो, तो अंदर स्पार्किंग होगी, बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके लिए रप्चरिंग कैपेसिटी के आधार पर लो दो तरीके के फ्यूज आते हैं। एक आता है लो रप्चरिंग कैपेसिटी वाले, ठीक है, जो घरों पर यूज किए जाते हैं, ये लो रप्चरिंग कैपेसिटी के हैं। ठीक है। ये घरों पर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। और एक होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं एचआरसी फ्यूज। कौन सा फ्यूज होता है? एचआरसी फ्यूज। इसका उपयोग किया जाता है पावर पे। ठीक है। अब पावर पे जो फ्यूज लगे होते हैं वो कौन से लगे होते हैं? एचआरसी फ्यूज लगे होते हैं। ठीक है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, यानी एचआरसी फ्यूज। और हमारे घरों में कौन सा यूज होता है? एलआरसी, लो रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है। एचआरसी फ्यूज देखो इस तरीके से सिलेंड्रिकल सिरेमिक बॉडी के अंदर फिट किए जाते हैं। इसके अंदर सिलिका का पाउडर भर दिया जाता है। अंदर क्या भरा होता है? सिलिका का पाउडर, जो क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है, आर्क क्वेंचिंग। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सिलिका का पाउडर। सिलिका का पाउडर क्या करता है? ये पाउडर आग बुझाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम, जिसको कहा जाता है आर्क क्वेंचिंग। ठीक है। आर्क को क्या करता है? क्वेंच करता है। ठीक है। तो एचआरसी फ्यूज के अंदर देखो नई चीज आ गई। ठीक है। कि एक तो सिलेंड्रिकल उसके अंदर हो गया, साथ ही इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? सिलिका डाल दिया। ठीक है। सिलिका यानी रेत होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि घर में जो रेत पड़ी वही डाल दो, वो वाली नहीं। ठीक है। फिल्ट साफ सुथरी रेत डालनी है। ठीक है। तो ये इसके अंदर रेत डाली जाती है। ठीक है। और इसमें जो हमारा फ्यूज का तार होता है वो सिल्वर एलॉय एलिमेंट का बना होता है। समझ में आ रहा है? चांदी की मिश्र धातु का फ्यूज बना होता है। ठीक है। इसलिए महंगा पड़ेगा। फ्यूज एक बार उड़ गया तो खरीद ही नहीं पाओगे। ठीक है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो बहुत तेज होता है, रैपिड ऑपरेशन होता है। 0.013 सेकंड में, इतने सेकंड में ये सर्किट को अलग कर देता है। हाँ, सिल्वर हमने लगाया, जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसमें देखो एक ब्रेक इंडिकेटर लगा रहता है। अब जैसे इसमें दिख नहीं रहा है, एक कागज लगा रहता है, वो जल जाता है तो हमें समझ में जाता है कि इसके अंदर के कैसे दिखेगा कि फ्यूज जला है कि नहीं। ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? एक ब्रेक इंडिकेटर भी लगाया जाता है। ये इंडस्ट्री वाली कहानी, घरों की नहीं है। जैसे इंडस्ट्री पे कहीं पे काम करोगे ना, तो यहाँ ये वाले फ्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है।
डाइजेट फ्यूज भी होते हैं, ये वाले देखें कभी? ये वाले, ये वाले भी नहीं देखे होंगे, ठीक है। ये वाले वहाँ पे एमपीवी वगैरह के हैं ना ऑफिस, वहाँ पर रहते हैं एमपीवी वगैरह पे, ठीक है। इंडस्ट्री पे ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये वाला जो फ्यूज है, इसका क्या नाम है? डेज्ड फ्यूज, ठीक है। ये होता है हमारे घरों पे, इसको हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रू टाइप का कार्ट्रिज फ्यूज है। इसमें क्या होता है? स्क्रू लगा होता है, ऐसे कस दो, फ्यूज लग गया। अब इसको देख के तुम्हें समझ में नहीं आया, अच्छा ये फ्यूज है, ठीक है। इसको देख के समझो कि बल्ब वल्ब होगा, कोई और चीज होगी, ये फ्यूज है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन में उपयोग किया जाता है। ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेटिंग कैसे आएगा, ठीक है। कौन से कलर का देखो, ये कौन से कलर का है? 10 एम्पियर का, ठीक है। ये वाला 16 एम्पियर का, ये 25 एम्पियर का। तो जिस कलर का लेके आओगे ना, उतने रेटिंग का रहेगा। अलग अलग कलर के लिए, इसके लिए अलग अलग रेटिंग रहती है, तो हम इस पे गलती नहीं होगी हमसे कि कितने एम्पियर का बांधना है हमें, ठीक है। अंदाज वाला जो काम होता है ना, जुगाड़ वाला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। डेज्ड फ्यूज कहा जाता है इसको, ठीक है। हाँ, महंगा। जैसे अपन नॉर्मली क्या करते हैं, एक वायर छीला, उसके तार दो चार निकाले और बांध दिए, ठीक है। तो वो तो फ्री का हो गया ना काम, वायर का टुकड़ा लेके। लेकिन ये तो खरीदने में आएगा, 300-400 रुपए का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका डेज फ्यूज का एडवांटेज क्या होता है? इसका क्विक रिस्पांस होता है, मतलब तेजी से काम करता है, ठीक है। इसमें हीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और नॉर्मल सर्किट के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का डिले नहीं होता, ठीक है। जल्दी ऑपरेट हो जाता है, डिले नहीं होता, ठीक है। ये रेजिस्टिव लोड के लिए सुटेबल होता है, जैसे हीटर है हमारे घर में, लैंप है या प्रेस है, ठीक है। सेंसिटिव सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अचानक से हाई करंट आ जाए, ठीक है। हाँ, ये सेंसिटिव होते हैं, इनमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, हीट के सेंसिटिव होता है, इन सब में लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है डिले एक्शन, मतलब थोड़ी देर रुक के करे। एक क्विक ऑपरेशन वाला आता है, और एक धीरा रुक के काम करे, ठीक है। टाइम लैग होता है, स्लो होता है, ठीक है। डेस्ट फ्यूज जो होते हैं मोटर में किए जाते हैं, और इंडक्टिव सर्किट में। मोटर जो होता है ना हमारा, इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक है। इंडक्टिव यानी प्रेरकत्वी परिपथ होता है, उसमें कॉइल्स होती हैं, चुंबक बनता है, ठीक है। तो जो चुंबक बनता है, कॉइल्स होती हैं, उनको कौन सा सर्किट कहा जाता है? इंडक्टिव सर्किट किया कहा जाता है। तो मोटरों पे जो है वो कौन सा यूज किया जाता है? डिले एक्शन वाला, टाइम लैग जो है, स्लो वाला, आराम से ओपन करो। क्योंकि मोटर में बार बार ओवरलोड होता है, फिर वो नॉर्मल करंट लेती है, फिर ओवरलोड होता है, फिर नॉर्मल करंट होती है। तो मोटर क्या होता है, शुरू में ज़्यादा करंट लेती है, तो पता चला फ्यूज ही उड़ गया, ठीक है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है? डिले प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ी देरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये जल पिघलने से पहले थोड़ा सा डिले होता है इसमें, हैज टाइम डिले बिफोर मेल्टिंग, ठीक है। इसमें टेम्परेरी स्टार्टिंग इनरश जो करंट होती है, जो मैंने कहा कि मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसको सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, ठीक है। इंडक्टिव लोड के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मोटर ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ठीक है। अब डिले एक्शन फ्यूज डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग मोटर स्टार्टिंग। इसकी खास बात यह है कि मोटर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ये उड़ेगा नहीं। लेकिन वो वाला जो क्विक रिस्पॉन्स वाला है ना, वो तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है। मोटर स्टार्ट करोगे, अगर तुम गलत फ्यूज लेके आ गए ना, ये वाला लेके आ गए, ठीक है। कौन सा वाला? क्विक रिस्पॉन्स वाला, फास्ट एक्टिंग वाला लेके आ गए, तो फास्ट एक्टिंग वाला क्या करेगा? जैसे ही मोटर स्टार्ट करोगे उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? डिले वाला लेके आते हैं, ठीक है। तो जब उसके पास लेने जाओगे ना, एक तो नॉर्मल मार्केट में मिलेगा नहीं, ठीक है। जहां मिलेगा तो पहले पूछेगा कि कौन सा चाहिए, कौन से लोड के लिए चाहिए, ठीक है। मोटर चलाओगे या मोटर या इंडक्टिव लोड है, ठीक है, क्या चलाओगे पहले पूछ लेगा। पता चला तुम्हारा हीटर चलाना हो, हीटर चलाने के लिए ये वाला दे देगा, तो उड़ेगा ही नहीं, ठीक है।
तो हीटर में क्या होता है, लोड मतलब उसमें करंट ज़्यादा होता है, सेंसिटिव करंट होता है, तो जल्दी उड़ना होता है फ्यूज। ठीक है, तो मोटर में कौन सा फ्यूज होता है, डिले डेज्ड। चोक इंडक्टिव परिपथ ही होता है, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में जो ट्यूबलाइट आती थी ना, इसमें चोक होती थी, जैसे ये अभी देखो इसमें लगी हुई है पीछे चोक, ये भी इंडक्टर ही होता है। हाँ, ये क्या करता है कि जैसे करंट में परिवर्तन होता है तो ये वोल्टेज ज़्यादा बना लेता है, ठीक है, तो ट्यूबलाइट जलने लगती है। तो पहले ज़माने में, अब तो ट्यूबलाइट की जगह में एलईडी आ गई, ठीक है, एलईडी को तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है और कम वोल्टेज रेटिंग की आती हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट से सस्ती पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखो, रिले की बात करते हैं हम थोड़ी सी। रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, करंट की कंडीशन को सेंस करता है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। यदि करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर की, ओपन कर दो सर्किट को, क्योंकि ये सर्किट में प्रॉब्लम है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिले का। तो रिले इज अ डिवाइस विच ओपन और क्लोज द ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट अंडर द प्री डिटरमाइंड कंडीशन इन मेन सर्किट। जब जो भी हमने करंट निर्धारित किया है उससे ज़्यादा करंट अगर होता है तो रिले क्या करेगा, सर्किट को ओपन या क्लोज कर देगा, ठीक है। हालांकि सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम सर्किट ब्रेकर का है, ठीक है। रिले क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंसिंग डिवाइस है, ये क्या करेगा, सेंस करेगा, ठीक है। जैसे किसी को कुछ बोला, वो नहीं समझ पाया, तो ये बोलते तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा या कम हुई, वो सेंस नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि करंट को सेंस करे कि कितनी वैल्यू का करंट है उस पर, ठीक है। इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और कंट्रोल सिस्टम में उपयोग किया जाता है। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिले क्या करता है, सेंस करता है। एक होता है सीबी, सीबी का नाम क्या है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ये सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है। ये ओपन करने का काम करेगा और क्लोज करने का, ठीक, ओपन भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है, ऑटोमेटिकली भी कर सकता है, मैनुअली भी कर सकता है। ऑटोमेटिकली यदि जैसे फॉल्ट आया तो वेट थोड़ी करेगा कि कोई आए तो बंद करे, ठीक है। यदि फॉल्ट आया तो ऑटोमेटिकली सर्किट को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। रिले की जो सेंसिटिविटी होती है कि क्या क्या सेंस करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज सेंस करता है, करंट को सेंस कर सकता है, तापमान को सेंस कर सकता है, फ्रिक्वेंसी सेंस कर सकता है, या किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन भी ले सकता है, ठीक है। वोल्टेज को सेंस कर सकता है, करंट को, तापमान को। रिले सेंस कर सकता है ज़्यादा वोल्टेज है क्या, करंट कम वोल्टेज है क्या, ज़्यादा करंट है क्या, कम करंट है क्या, इन सारी चीज़ों को वो सेंस कर सकता है, ठीक है। अब रिले को हम क्लासिफाई करें तो पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, विद्युत चुंबकीय रिले। दूसरा होता है थर्मल रिले, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और एक होता है थर्मल रिले, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में क्या होता है कि एक इस तरीके से वायर रहता है, इस तरीके से हम कॉइल बना लेते हैं, इस कॉइल से जैसे ही करंट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरीके से कांटेक्ट रहेगा, यहाँ पर स्प्रिंग लगी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी रहेगी और ये मेन सर्किट रहेगा, ठीक है। तो अभी ये सर्किट ब्रेकर के लिए सर्किट रहेगा, तो जैसे इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको खींच लेगा, ठीक है। जैसे ही करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको क्या करेगा, वो खींच लेगा, और जैसे ही इसको खींचेगा तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है।
इसमें एक फिक्स कॉन्स्टेंट होता है और एक मूविंग। ये वाला देखो ये मूव कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। ये वाला क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स कांटेक्ट होता है और एक क्या होता है, मूविंग कांटेक्ट होता है, ठीक है। दोनों के बीच में प्रतिरोध कम होता है। ये कैसे ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से, ठीक है। एक आर्मेचर होता है जो इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसको आर्मेचर कहा जाता है। ये अपनी तरफ खींच लेगा इसको, ठीक है। तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा ये, और इसको लोहे की, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। ये स्प्रिंग अभी नहीं खींचने दे रही नॉर्मली, ठीक है। स्प्रिंग का इतना प्रेशर रहता है कि जैसे ही करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई तब वो खींचेगा, नॉर्मली नहीं खींचेगा इस पर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के टाइप होते हैं। पहला होता है जो करंट को सेंस करता है, ठीक है। जब करंट अधिकतम करंट मान तक पहुंच जाता है तो ये रिले काम करता है, ठीक है। करंट सेंसिंग यानी करंट ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो उसको सेंस करता है। अब इसमें जो पिकअप करंट होती है वो रिले को क्या करती है, ऑपरेट करती है। और ड्रॉप आउट करंट क्या होती है, रिले को रिलीज कर देती है, ठीक है। दो तरीके की करंट होती है, एक होती है पिकअप करंट जो रिले को क्या करती है, ओपन कर देती है। एक होती है ड्रॉप आउट करंट जो रिले को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद होता है अंडर करंट रिले, जैसे करंट कम हो गया, ठीक है, तब भी ओपन क्लोज कर सकता है, ठीक है। ये कौन सा था, करंट को सेंस कर रहा था, ठीक है। ये एक था अंडर करंट रिले। अंडर करंट रिले क्या करता है, ऑपरेट व्हेन करंट फॉल बिलो प्री डिटरमाइंड वैल्यू। हमने निर्धारित कर दिया कि 5 एम्पियर करंट होनी चाहिए, 4 हुई, 3 हुई, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, अंडर करंट रिले, ठीक है। कि कम करंट हो जाए उसको भी सेंस कर जाए। ये है वोल्टेज सेंसिंग रिले। ये क्या सेंस करेगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो ओवर तो नहीं है, अंडर तो नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं है और कम तो नहीं है। जितना हमने बोल दिया कि 240 होना चाहिए, तो 240 से कम या ज़्यादा होगा तो ये सेंस कर लेगा, ठीक है। उसके बाद होता है लैचिंग रिले। लैचिंग रिले कॉन्टेक्ट को क्या करता है, पकड़ के रखता है बिजली बंद हो जाने के बाद भी, ठीक है। जैसे बिजली बंद हो गई ना, तब भी कॉन्टेक्ट को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक मैकेनिकल रीसेट डिले होता है जो मैन्युअली रीसेट होता है, और एक होता है इलेक्ट्रिकल जो रिमोट से ऑपरेट होता है। क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में भी, जैसे लाइट नहीं भी है ना, तब भी ये कांटेक्ट को पकड़ के रखता है, ठीक है। लाइट नहीं होने पर भी कांटेक्ट को क्या करता है, पकड़ के रखता है। इसको क्या कहा जाता है, लैचिंग रिले। रिले पे क्या होती है, एक रीड रहती है। ग्लास ट्यूब में बंद चुंबकीय स्विच का उपयोग किया जाता है। कम पावर की आवश्यकता होती है और इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। रीड रिले कहलाता है इसको। रीड रिले के प्रकार होते हैं ड्राई रीड रिले, ठीक है, फेरिड रिले और मरकरी वेटेड रिले, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पल्स रिले, ठीक है। इम्पल्स यानी अचानक से कोई करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसको इम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। सिंगल कॉइल रिले होता है, इसमें चेंज द कॉन्टेक्ट पोजीशन ईच पल्स ऑपरेट ऑन एसी और डीसी, ठीक है। एसी या डीसी पर दोनों पर काम करता है। ये क्या होता है, इम्पल्स रिले, ठीक है। कॉन्टेक्ट में चेंजेस होने पे ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। थर्मल रिले होता है, इसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। जब वो गर्म होती है ना, तो एक दूसरे से दूर हट जाती है। दो मेटल की स्प्लिट होती है, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हो गया आयरन का और ये हो गया निकिल का, ठीक है। जब इनमें से करंट जाएगा तो ये गर्म होगा, तो आयरन ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, और निकिल ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गर्म होने पे मेटल जो होती है वो एक्सपांड होती है, तो दोनों एक एक्सपांसन होने का तरीका अलग होता है। एक ऊपर होगा और एक नीचे, दोनों एक ही दिशा में होंगे तो फिर नहीं ओपन करेगा वो, ठीक है। जैसे हमारे प्रेस में लगा रहता है, ठीक है, प्रेस में जो लगा रहता है वो क्या होता है, थर्मो थर्मोस्टेट, थर्मल, ठीक है। हाँ, वो जैसे ही गर्म हुआ तो छोड़ देता है कांटेक्ट, ठीक है। तो वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहती है, दो अलग अलग धातु की स्ट्रिप होती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। जो तापमान के परिवर्तन पर काम करता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो ओपन कर देगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे SP का मतलब क्या होता है, सिंगल पोल, DP का मतलब होता है डबल पोल, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NC का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्लोज, DT का मतलब होता है डबल थ्रू। तो ये चीजें कहीं पर लिखी हुई है, तो इसको समझ जाना कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ आ जाओ। दोनों मटेरियल अलग अलग है, दोनों का थर्मल एक्सपांशन अलग अलग होता है। दोनों एक्सपांड होगा, दोनों के एक्सपांड होने की डायरेक्शन अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग दिशा में एक्सपांड होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है वो अलग एक्सपांड होगा, कॉपर का अलग एक्सपांशन होगा, सबका थर्मल एक्सपांशन अलग अलग होता है। हाँ, अलग अलग डायरेक्शन में होती है। हो सकता है एक थर्मल एक्सपांशन एक में कम हो, एक में ज़्यादा हो, तो जो ज़्यादा हो जाएगा वो ऊपर उठ जाएगा, उसका कम है तो वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो थर्मल एक्सपांशन पे जो बेंड होने की प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल की अलग अलग रहती है। ठीक है, उसके बाद रिले के खराब होने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, वोल्टेज कम ज़्यादा होना, गंदा होना। ठीक है, वोल्टेज कम ज़्यादा होना, गंदा होना। ठीक है, ज़्यादा हीट कर देना, और मैकेनिकल कोई बियर टीयर एंड टीयर आ गया उससे भी होता है। ठीक है, मैकेनिकली कोई दिक्कत है तो उस तो भी होता है। देखो ये यहाँ पर एक है AC रिले। ठीक है, AC रिले में किसका उपयोग किया जाता है, शेडिंग कॉइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो चैटर से सुरक्षा प्रदान करता है। चैटर मतलब होता है कंपन। तो AC रिले में कंपन से सुरक्षा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चैटर का। ठीक है, शेडिंग कॉइल जो है वो चैटर का क्या करती है, कम करती है। ठीक है, AC रिले मस्ट नॉट बी यूज विथ DC। AC रिले का हम DC को साथ उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, AC रिले और DC रिले। ठीक है, रिलैक्स रिले में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं कि AC वाला रिले है कि DC वाला है। ये नहीं कि AC वाला ले आए और DC में लगा दिए। ठीक है, कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, कितना करंट लेगा, कॉइल का प्रतिरोध कितना होगा, कितने पोल हैं उसमें, कितने कॉन्टेक्ट हैं। ठीक है, किस तरीके से उसको माउंट किया जाएगा, कहाँ पर लगाना है, जगह पर्याप्त है कि नहीं है। ठीक है, रिले जो होता है ना, ये कंट्रोल भी करता है और प्रोटेक्शन भी करता है। थर्मल रिले क्या करता है, टाइम डिले रिले होता है। ठीक है, अंडर करंट रिले क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। AC रिले और DC रिले बराबर नहीं होते, AC रिले को हम DC सप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर AC वाला रिले है तो हम उसको DC सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, ये था रिले, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, काम काम की चीज़ें। अब यहाँ आ जाते हैं वायरिंग के प्रकार। वायरिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल और एक होती है डोमेस्टिक। ठीक है, लगभग दोनों चीज़ें सेम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, डोमेस्टिक। ठीक है, वायरिंग या इंडस्ट्रियल वायरिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कार्ड ग्रिप क्या होती है। ठीक है, अंडर राइटर नॉट क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नॉट मतलब गांठ लगा देते हैं, किस तरीके से गांठ लगाने की मेथड होती है उसके बारे में। ठीक है, वायरिंग का चयन किस स्थान पर हमें करना है, कितना मजबूत रखना है। ठीक है, सुरक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, दिखावट कैसी होनी चाहिए, पहला देखना है हमें कौन सा स्थान है। फिर मजबूती कितना देखना है, ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, सुरक्षा किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उसका अपीयरेंस है, दिखता कैसा है, उसकी कॉस्ट क्या है, उपभोक्ता के पास बजट कितना है। पता चला हमने उसको बहुत महंगी वायरिंग बना दी, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का निर्भर करता है कि वायरिंग किस बात पर डिपेंड करती है, जगह। ठीक है, कितने दिन तक चलाना चाहता है सामने वाला। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा है कि नहीं है, दिखावट यानी किस तरीके का अपीयरेंस आएगा। किसी को लगता है मुझे बहुत अच्छी वायरिंग करवानी है, सुंदर दिखे। ठीक है, किसी को लग रहा है कि अब बस बल्ब जल जाए। ठीक है, वायर भले झूलता रहे, ठीक है, लेकिन बल्ब जल जाए। ठीक है, उपभोक्ता के बजट पर भी निर्भर करती है कि जो यूज करने वाला है उसके पास पैसा है कि नहीं है। ठीक है, पता चला उसके पास पैसा नहीं है, हम उसको वायरिंग का बड़ा प्लान दे के आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हो रही है पहली डोमेस्टिक वायरिंग में क्लीट वायरिंग। ठीक है, पहली वायरिंग कौन सी है, क्लीप
वायरिंग, इसमें फेस और न्यूट्रल को एक क्लीट में सपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे फेस जा रहा है और न्यूट्रल जा रहा है, उनको क्या कर दिया जाता है, एक क्लीट पे सपोर्ट। जैसे ये वाला देखो, ये वायरिंग जा रही ना, ठीक है, तो ये इसमें क्या कर दिया हमने, एक अलग से क्लिप लगा दी, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से क्लीट लगा दी जाती है, ठीक है। एक फेस और एक न्यूट्रल है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, क्लीट लगा दी, ठीक है। तो इसमें पोर्सलिन की क्लीट होती है, हालांकि इसका उपयोग लगभग अब ना के बराबर हो गया है। अब तो लोग पीवीसी वाली क्लीट ला के, है ना, मार देते हैं, ठीक है। पोर्सलिन की क्लीट होती है, इस पे सपोर्टेड होता है, ठीक है। इसको किया जाता है टेम्परेरी पर्पज से। जैसे हमने कर लिया, एक आध साल के लिए हम वायरिंग करना चाहते हैं, कहीं हम मेला लगा रहे हैं, कहीं पर प्रदर्शनी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर प्रदर्शनी लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, अस्थायी तौर पर इसको वायरिंग को करते हैं, ठीक है। कौन सी वायरिंग होती है, अस्थायी रूप से। टेम्परेरी हमें लगाना है, तो हम कौन सी किस वायरिंग का उपयोग करेंगे, क्लीट वायरिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये वायरिंग सस्ती होती है, ठीक है, और आसान होती है, कोई भी कर सकता है इसको, इजी होती है, ठीक है। इस वायरिंग के एडवांटेज क्या है, पहला, जल्दी इंस्टॉल कर सकते हो, क्लीट वायर लाए और क्लीट के फंसाते हुए और इसमें स्क्रू कसते हुए आगे निकल गए, ठीक है। इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, इजीली इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि वायरिंग कहीं पे वायर कटा है। फॉल्ट को ढूंढना बहुत आसान होता है इसमें, जैसे इनमें फॉल्ट ढूंढना हो तो टफ हो जाएगा, इसमें फॉल्ट ढूंढना आसान होगा। इसको रिमूव करना आसान होता है, क्लीट निकालना ही तो है, ठीक है, तो इसको रिमूव करना भी क्या होता है, आसान होता है। इसकी हानियां क्या है, बहुत गंदी दिखती है, ठीक है, और परमानेंट वायरिंग हम इससे नहीं कर सकते। इसमें अलग झूलते हुए वायर दिखेंगे, अभी इसमें डायग्राम में टाइट दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये देखो इसमें वायर झूल रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग, मतलब इसमें अपीयरेंस नहीं आती, ठीक है, अगली दिखता है, अगली समझते हो, हाँ? बेहुदा भद्दा दिखता है, ठीक है, उसको अगली कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये दो क्लीट लगाई हमने, 3 स्लॉट वाली क्लीट भी आती है, ये देखो ये ऐसे दिखेगा, एक्चुअल ये है इसका, ठीक है। तो इसमें 15 से 4.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, दो क्लीट के बीच की दूरी। इसमें देखो इन्होंने क्लीट लगाई है, कितने तार हैं इसमें, 3 तार, तो 3 वाला लगा दिए, ठीक है। ये कौन सी वायरिंग है, सीटीएस या टीआरएस, ठीक है। सीटीएस का पूरा नाम होता है, सीटीएस का टफ रबर सीट, और टीआरएस का, अच्छा टीआरएस क्या है, ठीक है, सीटीएस का क्या होता है, कैब टायर सीट, ठीक, क्या होता है, टैब टायर सीट। अब जैसे ये केबल लगी हुई है, ठीक है, ये केबल आई है, देखो ब्लैक कलर की दिख रही, तो इसमें क्या है, ऊपर टफ रबर है, ठीक है। इसको डायरेक्टली देखो यहाँ पे क्या किया इसने, क्लिप मार दी है, ठीक है। जैसे ये केबल आई है, तो केबल पे डायरेक्टली क्लिप मार दो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सीटीएस या टीआरएस वायरिंग, ठीक है। कहाँ पर उपयोग किया जाता है, घरों में और ऑफिस पे यूज किया जाता है। ये वाला जो पहला वाला दिख रहा है ना, ये सीटीएस वाला वायरिंग, ठीक है। डायरेक्टली हमने क्या किया, क्लिप लगा दी केबल पे, ठीक है, केबल पे हमने डायरेक्टली क्लिप लगा दी, समझ में आ रहा है, केबल पे हमने डायरेक्टली क्या कर दी, क्लिप लगा दी, ये सीटीएस या टीआरएस हो गया। यहाँ पर देखो कंड्यूट उपयोग किया गया है, इसको, ये पाइप जो होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, कंड्यूट कहा जाता है। तो कंड्यूट दो तरीके से लगाए जाते हैं, एक दीवार के अंदर भी लगाए जाते हैं और एक दीवार के बाहर भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटल का और एक होता है पीवीसी का। दो तरीके से करते हैं, एक सरफेस में करते हैं और एक करते हैं कंसील्ड, यानी अंडरग्राउंड और
ओवरहेड, ठीक है। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, ये दीवार के अंदर होती है, दीवार के अंदर वाली को क्या कहा जाता है, छिपी हुई, ठीक है। ये सतह पर की, यदि इसे सतह पर दिख रही ना, और ये पंखे में जो अंदर से बाहर आया है, तो वो कौन सा हो गया, कंसील्ड हो गया, ठीक है। दीवार के अंदर और दीवार के बाहर, ठीक है। इसमें अधिकतम सुरक्षा होती है, ठीक, प्रोटेक्टेड है। ये सतह वाली है, सरफेस वाली, ये जो की गई है ना, ये सरफेस वाली है। कंड्यूट को दीवार के अंदर भी डाला जाता है, वो सबसे सुंदर दिखने वाली वायरिंग होती है, ठीक है। दीवार के अंदर है, बाहर कुछ दिखते नहीं, ठीक है। कंड्यूट जो कंसील्ड कंड्यूट होती है, ये सबसे बेस्ट अपीयरेंस प्रदान करती है, ठीक है। सबसे अच्छा अगर दिखने वाली वायरिंग है तो कौन सी है, कंसील्ड कंड्यूट, सतह के अंदर, हाँ वो सुरक्षित करती है, ठीक है। उसमें हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, सेफ्टी मिल जाती है, मैकेनिकल सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। मेटल के भी कंड्यूट आते हैं, मेटल के भी कुछ लोग लगवाते हैं और कुछ पीवीसी के भी लगवाते हैं, ठीक है। पीवीसी वाले में ये होता है कि जंग उंग नहीं लगता है, समस्या नहीं होती, और मेटल वाले में ये समस्या होती है कि जंग लग जाता है, ठीक है। पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग ये दिख रही ना, ये पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, ठीक है। जिसको हम कहाँ फिक्स कर सकते हैं, दीवार पे, ठीक है, और वायर को इससे कवर कर देते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में लकड़ी की बनाई जाती थी, ये पीवीसी केसिंग केपिंग ना लकड़ी की बनाई जाती थी, वो बहुत सुंदर अपीयरेंस उस पर भी आता था, ठीक है। लेकिन लकड़ी धीरे धीरे इंसान बढ़ता गया और जंगल काटता गया, तो लकड़ी की जो है कमी होती गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि लकड़ी वाली वायरिंग खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, ठीक है। इसमें पीवीसी केसिंग फिक्स होती है वॉल पे, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, केपिंग लगाते हैं, ठीक है। केसिंग अलग होती है, केपिंग अलग होती है। अब यहाँ पे वायरिंग के टाइप की बात करते हैं, तो पहली क्लीट है, इसकी सबसे सस्ता पड़ता है, सेफ्टी भी नहीं होती, दिखने में भी, काय के लिए यूज करते हैं, टेम्परेरी, ठीक है। इसमें कोई भी एडवांटेज नहीं है, बस एक ही एडवांटेज है कि हमें कम समय के लिए उपयोग करना है। उसके बाद बैटन, बैटन क्या होता है, लो होता है कॉस्ट, सेफ्टी ठीक रहती है इसमें, ठीक है। अपेरेंस भी ठीक ठाक रहता है, घरों पर उपयोग किया जाता है बैटन। नहीं नहीं, डोमेस्टिक में टेम्परेरी थोड़ी करेंगे, परमानेंट ही होगी, ठीक है। पीवीसी केसिंग केपिंग, केसिंग केपिंग भी है इसमें, ठीक है। अकेला केसिंग बस थोड़ी लगेगा, ठीक है। इसमें कॉस्ट मीडियम है, थोड़ी कॉस्ट तो आएगी पाइप लगाने की वजह से। सेफ्टी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें मैकेनिकल सेफ्टी नहीं है, कोई अगर धोखे से धक्का मार दे तो टूट जाती है, बहुत ही नर्म होती है, ठीक है। अपीयरेंस ठीक होती है। कहाँ पर उपयोग किया जाता है, डोमेस्टिक। कंड्यूट जो होता है पीवीसी या मेटल का, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट होती है, सेफ्टी बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट लुक आता है इसमें, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी दिखने वाली वायरिंग कौन सी है, कंड्यूट। कंड्यूट में भी कौन सी, जो सतह के अंदर होती है, ठीक है। सतह के अंदर वाली जो वायरिंग है वो सबसे अच्छी दिखती है, ठीक है। दिख ही नहीं रहे तो अच्छी है ना, वायरिंग दिखती ही नहीं है। केबल का साइज, अब हम यहाँ पर केबल के साइज की बात करेंगे। केबल का साइज किन बातों पर निर्भर करता है, पहला निर्भर करता है लोड करंट कितना है, केबल जो है करंट के आधार पर होता है। फिर उसके बाद लेंथ कितनी रन करना है हमें, किस टाइप की वायरिंग है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होना है, सेफ्टी फैक्टर कितना है, ठीक है। जो हमारा लाइट एंड फैन के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, कितना वोल्टेज ड्रॉप अलाउ है। हुँ? अरे वो तो वोल्टेज 250 आता है हमारे घर पे, ड्रॉप वोल्टेज का ड्रॉप कितने परसेंट होता है, 240 का ड्रॉप हो जाएगा तो बचेगा क्या है, 10 क्या,
अरे पिछली क्लास में बताया था 2% प्लस 1। पिछली क्लास का लिखा है घर पे जाके? हुँ? नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? देखो केबल साइज लाइट और फैन के लिए 1.5 mm², ठीक है। 6 एम्पियर का जो सॉकेट आता है, पाँच वाला सिस्टम खत्म हो गया। 6 एम्पियर के सॉकेट के लिए 1.5, 15 या 16 एम्पियर के सॉकेट के लिए कितना, 2.5 mm² का। गीजर के लिए, हीटर के लिए जो तार उपयोग करेंगे वो कितना होना चाहिए, 4 mm² से कम नहीं होना चाहिए। एसी या हैवी लोड है तो 4 से 6। अर्थिंग वायर जो है वो 1.5 से 2.5 mm² का होना चाहिए, ठीक है। और कौन से कलर का होना चाहिए, और एक सब सर्किट में 800 से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। काहे के लिए, लाइट एंड फैन के लिए। ये सब पढ़ाया तो था प्रीवियस क्लास में। पीडीएफ नहीं भेजी तो याद तो ऐसे भी नहीं होगा, है ना। केबल का साइज है वो 1 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर का उपयोग करना है। क्लीट वायरिंग अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। क्लीट वायरिंग अगर हम कर रहे हैं तो कितना के होना चाहिए केबल का साइज, 1 और 1.5 पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर का उपयोग करना, ठीक है। क्लीट काहे की बनी होती है, पोर्सलिन की। सिंगल, डबल और ट्रिपल पोल पे आते हैं, ठीक है। टेम्परेरी वायरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्लीट वायरिंग जो होती है इसमें स्पेसिंग कितनी होती है, 60 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्लीट जब स्टार्ट होगी तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेस्टिंग वर्क के लिए कहीं पे साधारण तौर से कुछ दिनों के लिए काम हो रहा है उसके लिए, ठीक है। बैटन वायरिंग में जो हमने सीटीएस और टीआरएस देखा था, उसमें लाइट एंड पंखे जो लगेंगे उसके लिए केबल साइज, और पावर के लिए 2.5, जो साधारण है ना सभी के लिए 2.5 रहेगा, ठीक है। केबल का जो फिक्स है कहाँ पर किया जाएगा, वुडन के बैटन पर। सीटीएस या टीआरएस वायरिंग जो की जाएगी ना, नॉर्मल दीवार पे हम नहीं करते, लकड़ी के बैटन पे करते, ठीक है। बैटन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 25 से 40 mm, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, होम और ऑफिस में किया जाता था। अब लकड़ी का तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है। पीवीसी केसिंग केपिंग वाई, ये इसमें भी वही चीज़ है। लाइट एंड पंखे के लिए 1.5 mm, पावर के लिए 2.5 mm, ठीक है। केसिंग का साइज अप्रॉक्स कितना आता है, 25, 16, 32, 16, 38, 25। ये 3 साइज के हमें मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। लाइट के लिए और पावर के लिए वायर का जो साइज है वो फिक्स रहेगा सारी टाइप की वायरिंग के लिए, ठीक है। पीवीसी केसिंग फिक्स की जाती है कहाँ पर, दीवार पर। उसके ऊपर वायर लग के और हम क्या कर देते हैं, केपिंग लगा देते हैं। केसिंग के बाद क्या लगा देते हैं हम, केपिंग लगा देते हैं, ठीक है। इसमें सेफ्टी क्या होती है, मॉडरेट होती है, अपीयरेंस भी ठीक होता है, ठीक है। कंड्यूट वायर की बात करें साइज स्पेसिफिकेशन की, तो पीवीसी और मेटल के आते हैं। लाइट एंड पंखे के लिए वही 1.5 mm, पावर के लिए 2.5 mm, हैवी लोड के लिए 4 से 6 mm, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं गए काम करने के लिए इलेक्ट्रिशियन, किसी ने पूछा तार कितना मंगाना है, तो उससे बताओगे लाइट और पंखे के लिए ये वाला लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। मोटर लगा दो चल जाएगा, ठीक है, इससे कम ना हो, ठीक है। कंड्यूट का साइज जो होता है 2 से 3 वायर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो 16 mm का, 4 से 6 वायर हैं तो 20 mm का, ठीक है। और ज़्यादा है तो 25 mm। तो ऐसा नहीं कि हमने कंड्यूट लगा दिया उसमें कितने भी वायर डाल दो। वायर के साइज, वायर कितने डाल रहे हैं उसके अंदर से उस हिसाब से कंड्यूट आएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में कौन सा कंड्यूट लगाना है, सर्फ सतह पे लगाना है या सतह के अंदर लगाना है, ठीक है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। कंड्यूट अगर मेटल का लगा रहे हो ना, मेटल वाली कंड्यूट लगा रहे हो, मेटल का पाइप लगा रहे हो, तो उसको अर्थिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। मेटल के कंड्यूट को अर्थ करना जरूरी होता है, ठीक है। केबल का साइज जैसे मान लो कि लोड करंट हमारा कितना है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर तक 1.5 mm, 10 से 20 तक 2.5, 20 से 30 तक 4 mm², ठीक है। और 30 से 40 तक 6, 40 से 60 तक
10, ठीक है, 10 स्क्वायर mm, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन में रिवीजन कर लेते हैं। 1.5 mm स्क्वायर किसके लिए है? लाइट एंड फैन के लिए, पावर सॉकेट के लिए 2.5। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है? सेफ होती है। क्लीट वायरिंग टेम्पररी होती है, ठीक है। फाइल बना ली तुम लोगों ने? पिछला पूरा लिखा हुआ है?